45 तो है। मानसी सर पकड़ के क्यों बैठी है, क्या हो गया? टाइम ही याद, ध्यान नहीं जाता है टाइम पे। चलो ऐड होने दो। और 3-4 लोग बचे जो है। ठीक है, तो अभी तो ऐड ही नहीं हो रही है, क्या नेटवर्क की दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज बता रहा था, स्ट्रक साइकिल बता रहा था। दो तरह से होता है, ईयरली होता है और सीजनेबल होता है। सीजनेबल मतलब एक विशेष प्रकार का, जैसे अपनी मौसम हो रहा है, जैसे ठंड का मौसम हो गया, बारिश का हो गया, गर्मी का हो गया, तो उस पर्टिकुलर सीजन में ही हीट पीरियड आएगा उन जीवों को, है ना। और यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती है, एंडोमेट्रियम नहीं टूटती है ना, और ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते या कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। जिस टाइम में इनका हीट पीरियड होता है उसी टाइम में यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव होती है। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें ईयर में कभी भी यहाँ पर क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आते हैं, 2 नंबर में ही आता है। कॉलम बना के भी लिख सकते हो, पैराग्राफ भी लिख सकते हो। ठीक है, इस पे कुछ डाउट है इन दोनों पे? नहीं सर। नहीं है? नो सर। हाँ हाँ, जयश्री कुछ बोल रही थी, बोलो बेटा। नो सर, कुछ नहीं बोल रही थी। कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े। जी सर। यस सर। देखो, यहाँ पर किसी को भी कोई डाउट आता है ना बेटा, तो बकायदा रोक के पूछ लेना। ऐसे नहीं है कि 2-4-5 लोगों ने हाँ बोल दिया है तो हमने भी हाँ में हाँ सोच लिया और छोड़ दिया, है ना। हाँ, ये चीज की फैसिलिटी है कि ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में और हम आगे चले गए, तो जब यूट्यूब पे डल रहा है तो बार बार रिपीट करके हम कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, है ना। ये चीज अच्छी रहती है। ऑनलाइन ऑफलाइन में ये चीज बहुत बढ़िया हो जाती है कि हम जब ऑनलाइन वाले समय कर रहे हैं, तो हमको अगर कोई हमारा कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है या जल्दी से खत्म हो गया, पता चला बाकी लोगों ने हाँ बोल दिया, कुछ लोग हो सकता है किसी कारण से नहीं बोल पाए, तो उसको बाद में हम रिपीट करके फिर से देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज बहुत बढ़िया रहती है। ऑफलाइन में ऐसी चीज नहीं होती, एक बार जो खत्म हो गया, टाइम गया तो गया, है ना। लेकिन इस बार ऐसे नहीं करेंगे, जब ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी तो उसकी भी रिकॉर्डिंग ही चलाएंगे, तो कुछ नहीं होगा। चलो, अगली चीज आती है यहाँ पे अंड प्रोजेक्टा और सजीव प्रोजेक्टा। वीवी पेरस और नहीं, ओवी पेरस और वीवी पेरस, है ना। तो क्या हो रहा है, अंड प्रोजेक्टा नाम से ही क्लियर रखो बेटा। अंड प्रोजेक्टा मतलब वे जीव जो अंडे अंडे से डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, अंडे से डेवलप हो रहे हैं, और इनमें क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे जो शिशु का जो विकास हो रहा है वो मादा के शरीर के बाहर हो रहा है, जैसे मुर्गी, सांप, मछली, है ना। ठीक है, ये अंड प्रोजेक्ट है। हम भी क्या है, वीवी पेरस है, अंड प्रोजेक्ट है। लेकिन अंडे वाली स्टेज कब तक रहती है हमारे अंदर में, फर्टिलाइजेशन तक भर है। उसके बाद में हम क्या हो जाते हैं, वीवी पेरस हो जाते हैं, है ना। वीवी पेरस हो जाती है कि शिशु को विकसित होकर शिशु को जन्म देते हैं। तो सजीव प्रजक या वीवी पेरस वो होते हैं जो शिशु को जन्म देते हैं, है ना।
और इस घटना को क्या बोलते हैं? सजीव प्रजनकता, जैसे हो गया मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी। ठीक है बेटा। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नोट्स दिए है बेटा, ये जो हमारे इसमें नोट्स बने हुए हैं, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव बनना है फाइनल एग्जामों में, और जो तुम्हारे आगे चल के कुछ एग्जाम होना है, इनसे तो कंफर्म ही है कि बनना ही है। ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 20 के 20 इन्हीं नोट्स से आएगा, एक भी बाहर जाने के चांसेस नहीं है। ठीक है। चलो, तो ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि 40 से 45 वर्ष की बात की एज में यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? मोनोपाज बोलते हैं। गाय का हीट पीरियड याद रखना है 18 घंटे। एक हमने ऑब्जेक्टिव डाला था, उसमें 17 घंटे कर दिया था और 18 दिन कर दिया था, तो काफी लोगों ने यहाँ पे 18 दिन वाले पे लगा दिया था। बेटा ये एवरेज टाइम होता है ना, 18 घंटे तक वो हीट पीरियड रह सकता है उसका, मतलब 17 घंटे तो रहेगा ही रहेगा ना। 18 कब आ रहा है? बाद में आ रहा है। 18 घंटे तक प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है गाय में, तो दूसरे और तीसरे घंटे में नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है दूसरे और तीसरे घंटे में। वो हीट पीरियड का ड्यूरेशन बताया गया है कि, और हीट पीरियड क्या होता है बेटा? वो वाला टाइम होता है ऑस्ट्रियस साइकिल वाले जीवों में, नॉन प्राइमेट्स में, जिस टाइम में वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर कुत्ते में एक वर्ष में 2 बार ऑस्ट्रियस साइकिल आते हैं। ठीक है। 2 बार प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। चूहे में प्रजनन वर्ष में अनेक बार हो जाता है ना। ठीक है। ये प्रेगनेंसी टाइम उसका क्या, यहाँ पे द्विगुणित अगुणित दिया हुआ। प्रेगनेंसी टाइम उसका क्या रहता है समझो, 8 से 7 दिन, है ना। उसके बाद में पक्षियों का अंडा कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है ना, कैल्शियम युक्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है, जबकि सरीसृपों का क्या रहता है? चर्मिल जो रहता है, रबर जैसा रहता है, जैसे छिपकली का हो गया। कभी छिपकली का अंडे को पकड़ के देखना या दबा के देखना, वो टूटता नहीं है, सब फिसिक फिसिक होते रहता है। जैसे अपन बलून को दबाते हैं तो कैसे एयर साइड में खिसक जाती है, वैसे होते रहता है, रबर जैसे रहता है। ठीक है। उसके बाद में है आवृत्त बीजी में सिकोया की जीवन अवधि 4000 से 5 वर्ष, 3000 से लेकर 4000 वर्ष तक है। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर ये जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से हमारे इंडियन जो भी यहाँ पे पॉन्ड वगैरह है, जो भी तालाब वगैरह, उसमें बहुत तेजी से वृद्धि कर ली, है ना। फिर भारत में कलिकायन, ये स्टार बना के याद रख लेना बेटा कि भारत में कलिकायन मतलब नई कलिकाएं कब आती है पौधों में इंडिया में? तो कब होती है यहाँ पे? जुलाई से लेके सितंबर में। ठीक है बेटा। ठीक है, इतने पॉइंट। जी सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे ये गुणसूत्रों की संख्या दी हुई, कितने अगुणित होते हैं, कितने द्विगुणित होते हैं, तो ये थोड़े से याद रख लेना। चलो, अगली चीज आती है यहाँ पे, कृत्रिम रूप से बनाया गया पहला जो क्लोन था, तो वो क्या था? जंगली सुअर का बच्चा फ्रॉस्टी और भेड़ का बच्चा डॉली था। ठीक है, ये याद रखना है फर्स्ट क्लोन में। फिर कोशिका विभाजन को क्रायोजेनेसिस तथा कोशिका द्रव मतलब केंद्रक विभाजन, ये वर्ड मैंने बताए थे कि 2 तरह के विभाजन चलते हैं, एक केंद्रक विभाजन चलता है और दूसरा क्या चलता है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन चलता है। तो जो न्यूक्लियर या जो जेनेटिक डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रायोजेनेसिस बोलते हैं, और जो जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म रहता है उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। फिर अलैंगिक जनन में जो इकाई रहती है, मतलब जो प्रजनन इकाई, जैसे मान लो कोई बर्ड है, वो उसी से नया प्लांट अगर बन रहा है तो वो क्या कहलाएंगी? ब्लास्टोसोम कहलाएंगी। ठीक है, ब्लास्टोसोम। ठीक है। फिर अनिषेक जनन। अब अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेक जनन बेटा वो होता है जिसमें दोनों मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज नहीं होते, लेकिन फिर भी नए प्लांट का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। उस चीज को क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन बोलते हैं। और इसकी खोज किसने करी थी? बोनेट ने करी थी। ठीक है, इसकी खोज बोनेट ने करी थी। फिर पुष्पन के आधार पे पौधे 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं और पॉलीकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक नाम में ही आ रहा है, वर्ड आ रहा है, मतलब मोनो मतलब एक ही बार पूरे जीवन भर में एक ही बार उनमें वो फ्लावर आएंगे। ठीक है, एक ही बार वो जीवन भर में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पॉलीकार्पिक जो बार बार उनमें फ्लावर आते रहेंगे, बार बार बीज फल का निर्माण करते रहेंगे, है ना। फिर ट्रेम्बले ने सर्वप्रथम हाइड्रा में पुनरुद्भवन देखा था, है ना, कि पुनरुद्भवन वही फिर से वो डेवलप हो जा रहा था किसी भी पार्ट से। युग्मक संलयन 2 प्रकार के होते हैं, एंडोगेमी और एक्सोगेमी।
एंडोगेमी एक द्विलिंगी जंतुओं में होता है, जैसे फीताकृमि, टेपवॉर्म हो गया, है ना। एक्सोगेमी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो द्विजन की है प्रक्रिया, है ना। द्विजन की प्रक्रिया मतलब क्या हो रहा है, दो जनक है, दोनों जनक के अंदर में अलग अलग प्रकार के गैमिट बनना है, और फिर क्या होना है यहाँ पे, एक नए बेबी का विकास होना है। तो वो किस में हो रहा है बेटा, मनुष्य में हो रहा है। ठीक है, रहेंगी इतनी चीजें याद। अब कुछ चीजें और हैं जो याद रखनी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले चीज क्या हो रही है यहाँ पे, युग्मक संलयन, है ना। तो युग्मक संलयन को क्या बोलते हैं, हमने वर्ड ये मैं पहले भी बता चुका था कि युग्मक संलयन को सिनगैमी बोलते हैं, और जब केंद्रक आपस में उनके मिल जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल मिलता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक चीज और आती है, लैंगिक प्रजनन की घटनाएं। तो लैंगिक प्रजनन में क्या हो रही है, दो प्रकार की यहाँ पे घटनाएं होती है। पहले ये रहती है फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली घटनाएं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या चीज होता है, हमने अभी तीसरे चैप्टर में देखा था। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप होते हैं, है ना। और गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या हो रहा था, युग्मक जनन हो रहा था, युग्मकों का निर्माण हो रहा था, मेल और फीमेल युग्मक यहाँ पे बन रहे थे। उसके बाद निषेचन की घटना है। तो निषेचन की घटनाओं में क्या हो रहा था, युग्मक आपस में मिलते हैं, जिसके अंदर में हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, और क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है ना। उसके बाद आता है निषेचन के पश्चात की घटना है। तो निषेचन के पश्चात की घटनाओं में क्या होता है, तो निषेचन की पश्चात की घटना में होता है कि जो गैमिट है वो आपस में फर्टिलाइज हो गए और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं, है ना। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करके एक नए बेबी का निर्माण करते हैं। ये किसमें होता है, एनिमल में। और जो फ्लावर हो गए या जो प्लांट हो गए, प्लांट में क्या चीज हो रहा है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, ये दलपुंज हो गया, बाह्य दलपुंज, ये कैलिक्स, करोला, स्टेमन, है ना, एंथर, ये सब क्या हो जाना है, गिर जाना है, सूख के गिर जाते हैं। और जो ओरी रहती है, अब यहाँ पे ये अच्छे से याद रखना, ये जो ओरी रहती है ये फल में परिवर्तित हो जाती है, और इसके अंदर में जो बीजांड रहता है, ओवुल रहता है, वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों का आंसर करते जाना, है ना। एक तो ये हो गया था कि जीवों में जनन क्यों जरूरी है, बताओ, फटाफट बताते चलो। अपनी संतति को बढ़ा सके, संतति को बढ़ा सके। हाँ ठीक है, ठीक, समझ गया भाई, समझ गया। तो क्या हो रहा है, नए अपने जैसे जीव उत्पन्न कर सके, अपनी जाति को प्रकृति में बना के रख सके, इसके लिए जीव क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने नंबर में इंक्रीज हो सके। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि जनन की कौन सी विधि, ये तो अभी हो गया है ना, लैंगिक प्रजनन। फिर अलैंगिक प्रजनन में उत्पन्न होने वाली संतानों को क्लोन क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जनक के समान होती है, जनक के समान होता है। उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर हो गया, जो उसकी बाहरी जो मॉर्फोलॉजी होगी, एक्सटर्नल रंग, रूप, आकार, साइज, शेप, हर चीज अपने पेरेंट्स के जैसे होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं ना। अगली चीज, एक और क्वेश्चन आता है कि अलैंगिक जनन में बनने वाली संतान लैंगिक जनन में बनने वाली संतान से कैसे भिन्न होती है, तो कैसे भिन्न होती है, एक अनुकूलित रहती है, हाँ, वेरिएशन पाए जाते हैं, नए लक्षण, वेरिएशन पाया जाता है ना, उसमें हाँ, नए लक्षण पाए जाते हैं। वो जो लैंगिक जनन में जो बन रहा है वो वातावरण के प्रति ज्यादा अनुकूलित होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन में जो संतानें बन रही है उसमें ये सारी चीजें नहीं होती है ना। ठीक है, उसके बाद आता है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि कायिक प्रवर्धन क्या है, इसकी विधियों का वर्णन करो, और 4 और 5 नंबर में आ गया, तो जितनी मेथड थी, नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम, सारी लिखना पड़े। पर अगर उसने जैसे अभी बोल दिया कि सिर्फ कोई 2 उदाहरण बताओ, तो उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल बता देना, और उनमें थोड़ा थोड़ा उसका वर्णन कर देना। अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितने नंबर में आ रहा है। 2 नंबर में आ गया तो 2 नंबर के हिसाब से लिखना है बेटा, 5 नंबर में आ गया तो 5 नंबर के हिसाब से विथ डायग्राम लिखना है। ठीक है, अब एनसीईआरटी यही चीज करता है कि यहाँ पे डिसाइड नहीं है कि कौन सा 5 नंबर का क्वेश्चन है और कौन सा 2 नंबर का क्वेश्चन।
ठीक है, अब आएंगे। तो एनसीईआरटी में यही चीज है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिसाइड नहीं होता है कि किस तरह का क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा। ठीक है, 5 वाला वो 1 में भी पूछ सकता है और 1 वाला वो 5 में भी पूछ सकता है। इसीलिए हमने जो नोट्स तैयार किए वो इसी पैटर्न में किए कि कहीं पे भी कोई भी नंबर में क्वेश्चन आ जाए, चाहे 2 में आ जाए, 1 में आ जाए, 5 में आ जाए, हम उसको आराम से कर सकते हैं। हाँ, बस ये है कि तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको मटेरियल कितना उठाना है, कितने नंबर के लिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, इसके बारे में सेकंड चैप्टर में भी आएगा। हाँ, सेकंड चैप्टर में आएगा तब देखेंगे ये। बाकी बाकी ठीक है, यहाँ से फर्स्ट चैप्टर हो जाता है। एंड अब इसके जो अदर मटेरियल है, जैसे जो ऑब्जेक्टिव है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो कहाँ पे है बेटा, एकदम लास्ट में डली हुई है ना। ये तो यहाँ से हमको जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें अब कुछ डाउट आता है तो वो आज सभी लोग पढ़ के रखेंगे, ये सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ की। ठीक है, उसके बाद में ये फर्स्ट चैप्टर के बुक के नाम, ये सारे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव दिए बेटा, यहाँ के ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्व करना है, सारे। ठीक है, और भी फिर और ऑब्जेक्टिव डले हुए हैं इसमें। कहाँ गया, देखो लगता ऑब्जेक्टिव भी निकाल के नहीं दिए बुक के हैं पागल। बस इतने ही है। तो इतने ऑब्जेक्टिव बेटा यहाँ पे तैयार करने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गए, टर्मिनोलॉजी हो गई। ठीक है, सही है। ये देख कुछ डाउट है इतने पे? सर पाठशाला तर मग काय क्या बेटा? किसी को कुछ डाउट है तो बोलो बेटा। नहीं है? ठीक है, सर फिर से बताइए। क्या क्या बताना है फिर से? क्या बताना है बेटा, फिर से बताओ। ऑब्जेक्टिव ये जो पीछे साइड में ऑब्जेक्टिव है ना बेटा, ये सारे ऑब्जेक्टिव करना है, जो सामने के नोट्स में है ये सारे सॉल्व करना है। यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए, ये पॉइंट्स भी याद करना है, यही बताया है। आज के लिए वर्क, होमवर्क में सिर्फ एक ही चीज है, एक ही डायग्राम यस सर। है ना। वो डायग्राम है माइक्रो प्रोपेगेशन का। सिर्फ माइक्रो प्रोपेगेशन है बेटा, उसका भी ये, इसका भी मैं और एक ऐसा डाउनलोड वाला डायग्राम भी सेंड करूंगा, वो भी बना सकते हैं ना। ठीक है, तो यही एक डायग्राम बनाना है। वो ऑब्जेक्टिव आप सेंड करोगे? नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं बेटा, ये डायग्राम सेंड करूंगा जो बनाना है। अभी आप बोले ना ऑब्जेक्टिव पढ़ के रखना नहीं है। नहीं, ऑब्जेक्टिव तो बेटा तुम लोगों को पढ़ना है, और किसी को भी कल डाउट होता है तो कल रिवीजन क्लास है ना, तो कल रिवीजन में पूछना है कहाँ पर किसको क्या डाउट आ रहा है। ठीक है, कल फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे बेटा, फर्स्ट चैप्टर का फिर से, और एक बार उसको मैं पूरा शॉर्ट में कल पूरा ही एक बार एक्सप्लेन करूंगा, है ना। और तुम लोगों को जो डाउट रहेंगे वो भी कल क्लियर करूंगा। तो कल मॉर्निंग में 8 बजे से पहले अपने डाउट मैसेज कर देना। फिर थोड़ी सी दिक्कत रहती है ना, देखता नहीं हूँ मैसेज तो फिर वो छूट जाएगा, इसलिए क्या करना है 8 से पहले। ठीक है, ठीक है। तो फिर अभी अब 12th के लिए, मतलब 11th के पोर्शन के लिए कनेक्ट करना है ना।